वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में, तो जो थी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो आज की थ्योरी भी हमारी कोग्निटिव थ्योरी ही है, लेकिन ये जो थ्योरी दी है ये ब्रूनर ने दी है। तो ब्रूनर भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ज्ञानात्मक विकास। तो जो ज्ञानात्मक विकास होता है ऑलवेज वो स्टूडेंट का अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को मतलब कंस्ट्रक्ट करके वो क्या है नई चीज़ों को बताना क्या कहे वहाँ पे सीखता है। जो ब्रूनर की थ्योरी है उसे डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि आप जीन पियाजे की थ्योरी में भी आपने पढ़ा कि बच्चा क्या करता है, अपने नॉलेज का जो को कंस्ट्रक्ट सेल्फ से करता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में कि बच्चे का जब ज्ञानात्मक विकास होता है तो अपने नॉलेज की संरचना वो अपने हिसाब से करता है। तो जीरोम जो एस ब्रूनर थे, इनका जो जन्म हुआ वो 10 जनवरी 1915 को न्यूयॉर्क में हुआ। और स्टार्टिंग में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने पीएचडी की फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1941 में। और जो जिरोम ब्रूनर है इनको कंसिडर किया जाता है एज द एडवोकेट ऑफ लर्निंग बाय डिस्कवरी। इन्होंने जो लर्निंग है उसको डिस्कवरी पे ज़्यादा फोकस किया और इनकी लर्निंग को नाम दिया गया डिस्कवरी लर्निंग। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द आउटकम ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज थिंकिंग। मेन जो आउटकम होता है ज्ञानात्मक विकास का वो क्या कौन होता है, हमारा थिंकिंग होता है। उन्होंने 1960 में इफ़ेक्टिव लर्निंग अकर्स, इन्होंने कहा कि जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है वो अकर करती है जब स्टूडेंट्स एक्वायर करते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जब वो सब्जेक्ट के बारे में अपनी एक समझ बना लेते हैं तब क्या होता है, व्हेन दे अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट दे सी इट एज अ रिलेटेड होल। वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में उसका एक प्रोसेस बनाते हैं जिससे वो चीज़ उनको क्या रहती है, याद रहती है। आपने देखा होगा जब बच्चे किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो कोडिंग के द्वारा करते हैं। जैसे उन्होंने अपनी मर्जी से सिंबल दे दिया और वो वही सिंबल उनको हेल्प करेगा लर्निंग में। ब्रूनर के अनुसार जो माइंड है हमारा वो ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज इन ए हायरार्किकल फैशन विद द मोर जनरल ऑल एनकम्पासिंग आइडियाज एट द टॉप ऑफ हायरार्की। एनकम्पासिंग आइडियाज मतलब हायरार्की फॉर्म की पहले, जैसे मान लीजिए कि पहले स्टार्टिंग वाली स्टेज, फिर सेकंड, जैसे पिरामिड की तरह हायरार्किकल फैशन में। और वो कहता है कि जो मोर जनरल है और जो एनकम्पासिंग आइडियाज़ हैं उनके, इनकम्पासिंग मतलब उसके माइंड से जो आइडियाज़ पास होते हैं उनको क्या रखता है, वो टॉप पे रखता है अपनी हायरार्की की। एंड द मोर कंक्रीट फैक्टोरियल आइडियाज़ टुवार्ड्स द बॉटम। उसके बाद के जो आइडियाज़ हैं उनको क्या रखता है, वो बॉटम में रखता है। Brunner believes that important outcomes of learning include not only just the concept, categories, and problem solving procedure invented previously in the culture, but also the ability to invent these things for oneself. उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने आइडियाज़ और अपनी जो उसका नॉलेज होता है उसको खुद इन्वेंट करता है, तभी इनकी जो थ्योरी थी उसको नाम दिया गया डिस्कवरी लर्निंग का। वो खुद डिस्कवरर होता है, वो खुद डिस्कवर करता है। अगर हम बच्चे को पहले ही हर चीज़ को बता देते हैं तो उसका नॉलेज क्या हो जाता है, वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन जैसे छोटा है बच्चा है उसको सिखाना ज़रूरी है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है उसमें खुद कंडीशनिंग करके उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझता है। जीन पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी कहा कि वंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इवॉल्व्स एज रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस
थ्रू अ सीरीज ऑफ 3 सिक्वेंशियल स्टेजेस। इन्होंने भी कहा कि जो रिजल्ट है वो कैसे इवॉल्व करता है और जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और मैच्योरिटी उसमें आती है और ट्रेनिंग वो लेता है, और ट्रेनिंग के बाद अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वो क्या है वहाँ पे अपने नॉलेज का निर्माता खुद बनता है। इसी तरह से इन्होंने अपने जो थ्योरी थी उसमें 3 स्टेजेस के बारे में बताया, और ये इनकी थ्योरी बहुत छोटी सी है, जीन पियाजे की तरह बहुत बड़ी नहीं है। तो इन्होंने 3 स्टेजेस दी। फर्स्ट इनकी थी इन एनेक्टिव, सेकंड इनकी आइकॉनिक और थर्ड इनकी सिंबॉलिक। जो इनकी फर्स्ट थ्योरी थी एनेक्टिव, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक अवस्था। तो जो क्रियात्मक अवस्था है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, क्रियात्मक मतलब क्रियाएं करना, और ये क्रियाएं करने वाली क्या होती है, एक अवस्था होती है। अब जब काम करने वाली अवस्था है तो वो किस चीज़ से काम करेगा, हाथों से, पैरों से, कोई चीज़ चलाएगा, जैसे साइकिल चलाएगा, वो गाड़ी चलाएगा, वो ऐसे मतलब जब काम करेगा तो वो क्या करेगा, जो बालक है वो वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने में क्या हो जाता है, सहायक हो जाता है। तो इस अवस्था में जो उसकी मेंटल इमेजेस हैं वो क्या है, बहुत अच्छी बनती हैं, और भाषा का उसके लिए कोई भी महत्व नहीं होता है। वो एनवायरनमेंट में देखता है, चीज़ों को देखने के बाद अपना नॉलेज सोचता है, और उसके बाद उनको खुद जोड़ने, मोड़ने, काटने, रगड़ने, छूने और फेंकने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसको क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और एनेक्टिव इंग्लिश में कहा जाता है एनेक्टिव स्टेज। तो इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, जो उसका नॉलेज होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेज। जैसे हमने बात की, वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा, और हाथों से पैरों से वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा। तो ये लिमिटेड नहीं होता है चिल्ड्रन के लिए, वो अपने नॉलेज को खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है। अ बेबी रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड थ्रू एक्शंस, ठीक है, अपने कार्यों के द्वारा वो क्या करता है, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसका नॉलेज होता है मोटर स्किल्स में, जैसे राइडिंग है, कोई भी चीज़ राइड करना, आर रिप्रेजेंटेड इन द एनेक्टिव मोड, क्रियात्मक रूप से क्या होता है, क्रियात्मक अवस्था के रूप में वो उसका प्रदर्शन करता है, और वो बिकम कर जाता है ऑटोमेटिक थ्रू रेपिटेशन। बार बार वो जब प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस करने से वहाँ पे सीख जाता है। जो बहुत सारे एडल्ट होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पे वेराइटी ऑफ मोटर टास्क, सच एज जैसे टाइपिंग हो गया, सेविंग हो गया, इस तरह से बहुत सारे क्या हो सकते हैं वहाँ पे अपने टास्क हो सकते हैं एक स्टूडेंट से किसी भी चीज़ को समझने के लिए और सीखने के लिए। जो इन्होंने सेकंड स्टेज दी वो है आइकॉनिक स्टेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंब मतलब जैसे इमेज बनना, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब मैं स्कूल बोलूँ तो आपके माइंड में किसकी पिक्चर आ जाती है, स्कूल की पिक्चर आ जाती है। मैं प्लेग्राउंड बोलूँ तो आपके माइंड में क्या आता है, प्लेग्राउंड आता है। अगर किसी माइंड की बात करूँ, थिंकिंग की बात करूँ, एरोप्लेन की बात करूँ, एकदम से आपके माइंड में वो पिक्चर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जो आपने देखी होती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी वैसी ही एक स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, मेंटल इमेजेस जैसे ही सूचना दी जाती है वैसे ही एक माइंड में वो पिक्चर क्या हो जाता है, विजुअली उसको देखने की एक पर्सन क्या करता है, कोशिश करता है। तो आइकन वर्ड आपने कंप्यूटर में भी सुना होगा कि आइकन आ जाता है, इट मीन्स कि माइंड में विजुअलिटी में, विजुअल में हमें वो चीज़ सुनने के साथ साथ क्या है, दिखने लग जाती है। दिस में एक्सप्लेन वाई व्हेन वी आर लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट इट इज़ ऑफन हेल्पफुल टू हैव डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस टू accompany वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या है, जो डायग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा, जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमारी स्टडी के लिए। और तभी इन चीज़ों को हम देखते हैं कि करिकुलम में रखा भी गया है। तो जो आइकॉनिक स्टेज होती है इसमें जैसे मान लीजिए कि जैसे बालक चमक, शोर, गति और विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में क्या होती है, जो विजुअल मेमोरी होती है वो इस स्टेज में विकसित भी हो जाती है, और वो विकसित करने के बाद अपने माइंड में उसका एक मतलब उसकी एक इमेज बनाता है, और चीज़ों को समझने की क्या करता है, कोशिश करता है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो आती है हमारी सिंबॉलिक स्टेज, जिससे कहा जाता है संकेतात्मक अवस्था। अगर संकेतात्मक अवस्था में बात करें, जैसे सिंबल,
कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने माइंड में सिंबल्स क्या करता है, जनरेट करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वो रिलेशनशिप देखता है एक सिंबल का, जैसे प्लस, मैथमेटिक्स सिंबल्स की बात करें तो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा अलग अलग साइंस है, जैसे वार है। तो इन सिंबल्स को वो क्या करता है, वो स्टोर करता है अपने माइंड में। अब नॉलेज क्या हो रहा है, उसके माइंड में ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं। जब वो सिंबल्स अपने माइंड में ऐड करता है तो 6-7 ईयर्स में क्या हो जाता है, वो ये डेवलपमेंट होना उसका क्या होता है, स्टार्ट होता है। और लैंग्वेज स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस थॉट्स, उसके जो विचार होते हैं लैंग्वेज हेल्प करती है उनको इन्फ्लुएंस करने में। नॉट सो डोमिनेटेड बाय अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स, children can think beyond images and use symbols such as words or numbers। वो सिंबल जैसे वर्ड्स और नंबर्स के अलावा वो क्या करता है, इमेजेस और सिंबल्स के थ्रू क्या करता है, इसके परे समझने की क्या करता है, वो कोशिश करता है और अपने सिंबल भी क्या करता है वहाँ पे जनरेट करता है। तो जो संकेतात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक की क्रियात्मक और प्रत्यक्षीकृत समझ का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर वो क्या हो जाती है, मतलब उसका जो नॉलेज होता है वो उसको कंसिडर करने की क्या करता है, वहाँ पे कोशिश करता है। जो बच्चा होता है वो भाषा तथा गणित के संप्रत्यय सूत्र वो गणना सीख लेते हैं और उसके प्रयोग उसका क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये थिंग्स को समझने के लिए भी वो यूज़ करता है। और उसके बाद इससे क्या होता है, जब अगर वो सीखता है तो उसकी कार्यक्षमता क्या है, वहाँ पे काम करने का तरीका बढ़ जाता है। और जो सिंबल्स होते हैं और जो फॉर्मूलाज होते हैं मान लीजिए, और जो बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चंस हैं, उनको अब वो अपने अकॉर्डिंग एक मतलब एक ट्रिक बना के, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई चीज़ हमें लर्न नहीं होती है तो हम उसको लर्न करते हैं ट्रिकी वे में। ट्रिकी वे में जब लर्न करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें लर्न करना इजी, दैट इज़ योर सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक किसी भी चीज़ को इजीली क्या कर लेता है, एक बच्चा लर्न कर लेता है वहाँ पे। और उसको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती फिर ज़्यादा हेल्प की। तो यही थी मेन इनकी 3 स्टेजेस। जैसे फर्स्ट में इन्होंने कहा इनएक्टिव स्टेज, दूसरा इन्होंने कहा आइकॉनिक स्टेज, और थर्ड इन्होंने सिंबॉलिक स्टेज। अब इन्होंने 3 स्टेजेस में बात की कि पहली अवस्था क्या है कि वो सेंसरी मोटर, अपनी मोटर स्किल्स का यूज़ करके नॉलेज को सीखेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि वो क्या करेगा, उसकी एक इमेज बनाएगा अपने माइंड में, तब सीखेगा। थर्डली इन्होंने कहा अब सिंबल्स वो यूज़ करेगा और तब सीखेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद नॉलेज क्या हो जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। बट उनके कहने का ये मतलब था, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने ज्ञान का विकास करता है, तो स्टार्टिंग में जो नॉलेज उसके माइंड में आता है वो मोटर स्किल से आता है एक बच्चे में। उसके बाद वो अपने माइंड में इमेजेस बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद क्या करता है वो मतलब सिंबल्स का यूज़ करके अपनी लर्निंग को क्या बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करें जीन पियाजे के साथ। उन्होंने भी क्या कहा था, जीन पियाजे ने भी अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी बात की थी, सेंसरी मोटर की बात की थी कि किससे सीखता है वो, सेंसरी मोटर मतलब मोटर स्किल से ही अपना जो नॉलेज है उसका क्या करता है, एक बच्चा निर्माण करता है। तो उन्होंने भी इस बात इस ये बताया था कि वो सिंबल्स और इमेजेस का क्या करता था, क्या करता है एक बच्चा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ करता है, तभी वो अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो बेसिस है ब्रूनर थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसका क्या है, उसमें फर्स्ट रहता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपने रिस्पॉन्स को करने के लिए। अगर वहाँ पे उसकी रोक टोक है तो वो कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी जो सेंसरी मोटर स्टेज में जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, चिल्ड्रन आर मेनली कॉमन बाय वेरियस टू स्टिमुली, वो क्या करता है, यूज़ करता है। मतलब जब भी वो वहाँ पे मोटर स्किल्स का यूज़ करे तो उसको क्या होना चाहिए वहाँ पे, मतलब उसको हेल्प भी होनी चाहिए और उसको रिइंफोर्समेंट भी किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन जैसे जैसे ग्रो करता है वो एक्वायर करता है लैंग्वेज एबिलिटी, और उसको वहाँ प्यार से सिखाया जाए तो वो क्या है, बहुत अच्छे से सीखेगा। सेकेंडली इसमें बात आती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन की। तो चिल्ड्रन डेवलप करता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटसाइड रियलिटी थ्रू इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
एंड स्टोरेज सिस्टम। वो क्या करता है, अपना जो नॉलेज है उसमें स्टोर करता है वो जो भी नई चीज़ें सीखता है, और वर्बल, विजुअल और मैथमेटिकल और म्यूज़िकल वे में क्या करता है, उस चीज़ को प्रेजेंटेशन करता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि एक बच्चे में सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तभी वो क्या है, अपने ढंग से अपने नॉलेज का क्या कर सकता है, मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकता है नॉलेज को, अदरवाइज वो कुछ भी वहाँ पे नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वूनर ने बात की जो एक ट्यूटर जो उसको सिखा रहा है और जो सीख रहा है, एक बच्चा, और एक ट्यूटर वहाँ पे एक टीचर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो ये जो इंटरेक्शन होनी चाहिए एक ट्यूटर और एक लर्नर के बीच में, वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन दोनों की कांस्टेंट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, जिससे क्या है वो बच्चा सीखे। वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो एज द की लैंग्वेज इज़ द सिंबल। अब लैंग्वेज के थ्रू ही वो सीखेगा, तो जो सिखाने वाला है उसकी लैंग्वेज उसको समझ आनी चाहिए, और वो क्या है, उसको अंडरस्टैंड भी कर सके, तो हेल्प करेगा चाइल्ड को ये, और ट्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए, कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड की कंसेप्ट को समझने के लिए। ये मेडिएट करेगा वेरियस इवेंट्स अकरिंग इन द वर्ल्ड। और जो साइमल्टेनियसली अगर कॉग्निशन की बात करें, जो कॉग्निटिव ग्रोथ है चिल्ड्रन में, वो करेक्टराइज होती है बाय देयर एबिलिटी टू एंगेज इन साइमल्टेनियस कॉग्निशन। लगातार जब वहाँ पे एक संज्ञान उसका बढ़ाया जाता है, उसकी एबिलिटी को, उस बच्चे को एंगेज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी में, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, स्टूडेंट वहाँ पे सीखता है। मतलब इनके बोलने का ये मतलब था, जो सिखाने वाला है उसके और जो सीखने वाला है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ब्रूनर की थ्योरी है इसको डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो एक टीचर क्या करता है, एज ए डिस्कवरी लर्निंग में प्लान करता है और अरेंज करता है एक्टिविटी इस तरह से कि स्टूडेंट सर्च करे, वहाँ पे मैनुपुलेट करे, एक्सप्लोर करे, इन्वेस्टिगेट करे। अगर टीचर वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए बच्चों को कुछ नहीं दे पाता है, तो स्टूडेंट वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। स्टूडेंट्स लर्न न्यू नॉलेज रेलिवेंट टू द डोमेन एंड such general problem solving skills as formulating rules, टेस्टिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब टीचर अगर एक फॉर्मूला बनाता है, बताता है वहाँ पे, और फॉर्मूला से रिलेटेड जब क्वेश्चंस करवाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो सिंबल हैं उनकी टर्म्स डिफरेंट बता दिया, बच्चे को बोला कि आपने क्या करना है, फॉर्मूले में इस चीज़ को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जो मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी होती हैं वो डज़ नॉट हैपन बाय चांस, वो एकदम से नहीं होती हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ डिस्कवरी, व्हाट यू हैव टू डिस्कवर इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स रिक्वायर बैकग्राउंड प्रेपरेशन की क्या होती है, बच्चों को ज़रूरत होती है, जब उनको पता होगा कि डिस्कवर कैसे किया जाएगा तो उस पर एफर्ट्स लगा के क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वो किसी चीज़ को की कंस्ट्रक्शन या किसी चीज़ का निर्माण तब करेंगे जब हम उसको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क इस तरह से देंगे। अब नेक्स्ट ब्रूनर ने बात की इंडिकेटर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंडिकेटर आप समझते हैं जो किसी चीज़ को प्रूव करने में, मतलब कोई चीज़ है, अगर इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो इंडिकेटर बताएगा व्हाट इज़ दिस, जिससे ये प्रूव किया जाए। आपने देखा होगा कि एसिड और बेस्ड को जब फाइंड आउट करना होता है तो हम इंडिकेटर वहाँ पे पीएस स्केल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि जो ज्ञानात्मक विकास है उसका पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने 4 इंडिकेटर बताए। फर्स्ट क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है एक बच्चा फटाफट से, वेरिड, अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपने नंबर ऑफ आंसर उसमें देगा। सेकेंड उन्होंने कहा कि इंटरनलाइज द इवेंट्स इनटू अ स्टोरेज सिस्टम। वो क्या करेगा, जो उसकी नॉलेज है उनको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा और कॉरेस्पॉन्ड करेगा, उस नॉलेज को एनवायरनमेंट में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। उसने स्कूल में कुछ सीखा और घर में उसको अप्लाई किया, इस तरह से। हैव इंक्रीज कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपनी कैपेसिटी किस तरफ को, लैंग्वेज को बोलने की तरफ। अपने जो मतलब आंसर करना होता, तो स्टार्टिंग में बच्चे को आदत नहीं कर होती है कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, और धीरे धीरे वो उस चीज़ को क्या है, सीखता है। और वो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कहाँ उसको आंसर करना है और कहाँ उसने नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बात की इंटरेक्ट
सिस्टेमेटिकली विद द ट्यूटर। वो क्या करता है, इंटरेक्शन होती, लगातार क्या करता है, एक ट्यूटर से बातचीत करता है और इंटरेक्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। उसके बाद आता है यूज़ लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्डरिंग द एनवायरनमेंट। वो लैंग्वेज को यूज़ करता है एज ए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, किसी चीज़ को मतलब मेजरमेंट करना हो या कुछ करना, उसमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो इंस्ट्रूमेंट होता है टीचर और जैसे एक ट्यूटर है और एक चाइल्ड है या लर्नर है, उनके बीच में बातचीत का या उनके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक तरह का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। हैव इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू डील विद द मल्टीपल डिमांड। तो हमें तब पता चलेगा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कैसे हुआ है, तो जब वो इंक्रीज़ करेगा अपनी कैपेसिटी को, मतलब जो सोसाइटी की डिमांड्स है उसमें उस अपनी कैपेसिटी बताने के लिए कि कोई भी चीज़ है वो कैसे उसमें अपने एफर्ट्स लगाएगा और कैसे उनको प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट ब्रूनर ने बताया कि जो थ्योरी है इंस्ट्रक्शन की शुड एड्रेस 4 मेजर एस्पेक्ट। उन्होंने बताया, पहले उन्होंने बात की प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किए अपने आइडिया, जैसे रेडीनेस फॉर द लर्निंग, कि एक पर्सन तभी सीख सकता है जब वो रेडी हो लर्निंग के लिए। कि मान लीजिए मैं क्लास ले रही हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब अगर आप रेडी ही नहीं हैं लर्निंग को, आप चाहते ही नहीं हैं कि मुझे सीखना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, चाहे टीचर जितना मर्जी जैसे बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन बच्चा उसमें सीखना ही नहीं चाहता है, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा फर्स्ट एक जो चाइल्ड है वो रेडी होना चाहिए कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। सेकंड उन्होंने बात की स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड। मतलब अगर बच्चा वहाँ पे ग्रैस्प तभी करेगा जब मेरा जो सिखाने का तरीका होगा तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अब जैसे अगर हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करें तो इन शॉर्ट भी इन चीज़ों को बताया जा सकता है, लेकिन अगर डिटेल में बताना है, जैसे डिटेल में कई बार क्या हो जाता है, जैसे ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में जितना बड़ा वीडियो होगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि टीचर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए बातचीत नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा बोरिंगनेस क्या होती है, फील होती है। बट उस टाइम ये बहुत हेल्पफुल होती है वीडियोस, जब एक बच्चा क्या करता है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है और वो चाहता है पॉइंट्स को नोट डाउन करना। तो मतलब जो लर्निंग का है, एक जो इंस्ट्रक्शन है उसका एक क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग थोड़े में बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट सीखे। थर्ड इसमें रहता है इफ़ेक्टिव सीक्वेंसिंग। इंस्ट्रक्शन शुड बी डिज़ाइन, ठीक है, पहले ही वो क्या हो, जैसे जो भी सिखानी है कि वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें सिखाई जाए वो क्या हो, एक सीक्वेंसिंग उसकी क्या हो, बहुत अच्छी हो, मतलब सीक्वेंस में हर चीज़ सिखाई जाए। कि पहले अगर जैसे आपने देखा होगा जब भी बुक्स होती हैं, छोटी टर्म सिखाई जाती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँगी तो मैं डेफिनेशन बताऊँगी, फिर उसके टाइप्स बताऊँगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स में क्या दूँगी, उसके एग्जांपल्स दूँगी। जो इफ़ेक्टिव सीक्वेंसिंग होगी तो हर चीज़ को सीखना क्या होगा, इजी होगा। तो आपने थ्योरीज में भी देखा होगा कि पहले किसने थ्योरी दी है, क्यों दी है, उसके बाद कौन सी स्टेजेस दी है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें फैक्टर कौन अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या रहता है, हर चीज़ इजी रहती है सीखने के लिए। तो ये क्या हो गई, एक तरह की सीक्वेंसिंग हो गई। अगर पहले फैक्टर बता दिए फिर वो बता रहे हैं, फिर लास्ट में बता रहे हैं कि थ्योरी किसने दी है, तो थोड़ा सा उसमें जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है इसमें रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड और पनिशमेंट शुड बी सिलेक्टेड एंड पेस्ड अप्रोप्रिएटली। जब भी कोई बच्चा किसी काम को करता है, अगर वो अच्छा करता है तो उसको वहाँ पे रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट मिलना ही चाहिए, कि शाबाश उसको बोला जाए, बहुत अच्छे उसको बोला जाए, एक्सीलेंट उसको बोला जाए। जब वो परफॉर्म अच्छा करता है उस केस में उसको रीइंफोर्समेंट मिलना ही चाहिए, तभी फ्यूचर में वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज वो क्या लगेगा, उसको बोरिंगनेस क्या होगा, वहाँ पे फील होगा। तो ब्रूनर की जो थ्योरी है उसमें की पॉइंट्स उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व मास्टरी ऑफ इंक्रीजिंगली मोर कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम इनेक्टिव टू सिम्बॉलिक। की पहले इनेक्टिव जाएगा, फिर उसके बाद
वो कहाँ तक पहुँचेगा आपका आइकॉनिक, और उसके बाद कहाँ पर जाएगा, सिंबॉलिक जाएगा। तो लर्निंग क्या है, एक मतलब फास्ट प्रोसेस है कि एकदम से मतलब धीरे धीरे अगर वो जैसे इनएक्टिव में जा रहा है, फिर वो आइकॉनिक में जा रहा है, सिंबॉलिक में जा रहा है, अगर इनएक्टिव के बाद उसको आइकॉनिक मिले ही ना, वो इमेजेस सेट ही ना कर पाए, और उसके बाद सिंबॉलिक में सिंबल्स में भी नहीं जाएगा, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन की स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जो इनएक्टिव स्टेज होती है ये बर्थ से कितनी साल तक होती है, 3 साल तक होती है। और जो चिल्ड्रन है वो परसीव करते हैं एनवायरनमेंट थ्रू एक्शंस दे इनिशिएट, and they describe and explain objects in term of what a child can do with them। और आइकॉनिक स्टेज उन्होंने कहा कि 3 to 8 years होती है, कई बार 6 भी कहा जाता है और कई बार यहाँ पे 8 भी कहा जाता है। तो चिल्ड्रन क्या करता है, रिमेंबर करता है, यूज़ करता है इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजिनरी। सम बुक्स में 6 होता है और कुछ बुक्स में 8 है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देयर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो जाता है एज इसमें। और जो विजुअल मेमोरी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड दे थिंक अबाउट एक्शंस विदाउट एक्सपीरियंसिंग दैम। और उसके बाद जो नेक्स्ट है सिम्बॉलिक स्टेज, ये फ्रॉम अबाउट एज 8 से अप टू सो ऑन, मतलब जहाँ तक हम उसको मान के चलते हैं। तो मतलब हर ये तीनों फिर एक इकट्ठे काम करना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं 8 के बाद। 8 साल के बाद बच्चा अपनी मोटर स्किल्स का भी यूज़ करता है, अपनी जो उसकी इनएक्टिव स्टेज है उस इनएक्टिव स्टेज के बाद वो आइकॉनिक का भी यूज़ करता है और सिंबॉलिक का यूज़ करता है हमेशा किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अबाउट ब्रूनर डेवलपमेंट थ्योरी अबाउट कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो मेनली ये है कि जो इसमें क्वेश्चंस आएगा, एक तो स्टेजेस से आ सकता है, और स्टेजेस के बाद आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर थ्योरी इन रियल क्लासरूम, की क्लासरूम में कैसे ये हेल्प करता है। तो आप मैंने जो आपको बताया, आप इसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों को बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, कुछ आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। और जो आपको वीडियोस भेजे जाते हैं उनको प्लीज़ देखिए, और देखने के बाद आप खुद भी, वैसे तो आपको खुद भी आने चाहिए वीडियोस बनाने, लेकिन मैं इस पर आपको फोर्स नहीं करूँगी, बट इतना तो हो कि जो डेली क्लासेस लगा रहे हैं उसका एक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। थैंक यू सो मच।